अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अब से 22 दिन के बाद मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, मगर कानून के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में अब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू नहीं हो सकी है। अपोजिशन पहले ही इल्जाम लगाती रही है कि चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जामात के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब हुकूमत ने भी वाज़ेह इशारे दे दिया है कि वो चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है और वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकती है। ये एक डिस्कशन है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, मेरे दरमियान और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी की, ऑप्शन सारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और अपराइट आदमी है। सवाल ये उठता है कि हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कैसे करेगी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस की शिक 6B के मुताबिक नैब चेयरमैन की तैनाती सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से 4 साल की नाकाबिले तोसी मुद्दत के लिए करेंगे। यानी नाकाबिले तोसी होगी उनकी मुद्दत। यानी एक बार चेयरमैन नैब तैनात हो गए और उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो मौजूदा कानून के मुताबिक उन्हें मजीद तोसी नहीं दी जा सकती। मगर हुकूमत का दावा है कि उसने अब इसका भी हल निकाल लिया है और वाज़ेह किया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के लिए मौजूदा कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए बदला जाएगा, जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तोसी के लफ्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है बल्कि कानून में जो अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी है उसका भी खात्मा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये वर्ड नॉन एक्सटेंडेबल, जो ओरिजिनली ये बनाया गया था नैब का कानून, तो ये ओरिजिनली नहीं था। अगर किसी तरह ये ओमिट हो जाए या डिलीट हो जाए या और इस किस्म का कोई इसके अंदर अल्फाज आ जाएं जिससे जस्टिस जावेद इकबाल एनेबल हो सकते हों, तो फिर तो कोई कतगन नहीं है। अगर इस कानून में कंसल्टेशन की शक को अमेंड ना किया जाए तो फिर कंसल्टेशन भी करना ज़रूरी है, और अगर इसके अंदर ये शक कंसल्टेशन वाली रहती है तो बिल्कुल कंसल्टेशन। यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद क्या होगा। इस हवाले से हुकूमत ने इशारा दिया है कि ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जा सकता है। यानी पहले ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी जा सकती है, फिर इस तोसी को मुस्तकिल कानूनी जवाब देने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। यानी चेयरमैन नैब को ओहदे पर बरकरार रहने के लिए मुस्तकिल तौर पर हुकूमत का सहारा चाहिए होगा, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब तक नहीं लाया जाएगा तो उनके ओहदे पर तलवार लटकती रहेगी। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कानून मंजूर कराना चाहती है तो अपोजिशन की मदद के बगैर ऐसा कैसे मुमकिन होगा। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अगर हुकूमत जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत की मुलाजमत में तोसी करती है तो हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए कानून में तरमीम को तरजीह देगी, मगर सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का ऑप्शन चुन सकती है। अगर हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए कानून साजी की कोशिश भी करती है तो भी उसे अपने इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी। तो क्या इत्तेहादी इस मामले में हुकूमत का साथ देंगे? कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी काफ लीग है और उनके सीनियर रहनुमा यानी चौधरी बरादरान एक अरसे तक नैब की तहकीकात का सामना करते रहे, मगर हाल ही में नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम केसेस बंद कर दिए थे। पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद की, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रहीं। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराजगी की खबरें सामने आईं और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर आज़म के ज़ोराने में भी शिरकत नहीं की। उसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। फिर रवा साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया है। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। अब चौधरी बरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं है, यानी इत्तेहादियों की हद तक हुकूमत को कोई मसला नजर नहीं आ रहा है। काफ लीग के केसेस बंद हो गए हैं। एमक्यूएम के रहनुमा और वजीर कानून फरोग नसीम खुद चेयरमैन नैब को तोसी देने के लिए इशारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन चेयरमैन नैब पर इल्जाम लगाती रही है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ केसेस में तहकीकात आगे नहीं बढ़ाई है, ना ही उन केसेस में कोई ठोस पेशरफ्त हुई है और ना ही कोई बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि हुकूमत के पास चेयरमैन नैब की वीडियो है जिसकी वजह से वो हुकूमत के हाथों इस्तेमाल होते हैं। हम सब ने देखा किस तरीके से हमारा चेयरमैन नैब को चलाया जा रहा है। उसने एक दिन एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिन एक वीडियो निकला और तीसरा दिन वो एक खिलौना की तरह हमारा हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा चेयरमैन नैब के लिए कि वो कम से कम सियासी बयानात दे। चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं
तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। और उनमें से एक आदमी ऐसा है कि अगर मैं उसको पकड़ लूं तो उसकी सेहत इतनी कमजोर है कि मुझे खतरा है कि उसको कुछ हो ना जाए। जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो चिरागों में रोशनियां रही। 23 मई 2019 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस वक्त के मुशीर बराए मीडिया ताहिर अहमद खान के टीवी चैनल न्यूज़ 1 पर चेयरमैन नैब की वीडियो नशर हुई। उस वीडियो के मुताबिक एक नामालूम खातून और चेयरमैन नैब के दरमियान बातचीत हो रही थी और ये मुलाकात नैब के दफ्तर में हो रही थी, मगर फिर थोड़ी देर बाद चैनल अपनी खबर से पीछे हट गया और चेयरमैन नैब से माजरत कर ली। उसके बाद नैब ने भी वजाहत की और कहा कि एक ब्लैकमेलर्स का ग्रुप है जिसका मकसद नैब और चेयरमैन नैब की साख को मजरू करना है। नैब ने इस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन ये वीडियो सामने आई उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपने मुशीर ताहिर खान को ओहदे से हटा दिया। हुकूमत ने इस वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का ऐलान किया, मगर वो भी नहीं किया और नैब ने जिस गिरोह की गिरफ्तारी का दावा किया वो भी एहतसाब अदालत से बरी हो गया और वीडियो की सच्चाई और अपोजिशन के इल्जामात के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। साथ ही इस हवाले से एक रेफरेंस सईद जफर एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था, जिसमें चेयरमैन नैब की वीडियो को जवाब बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। फिर इस रेफरेंस की मज़ीद समाअत रवा माह ही मुतवक्को है, यानी चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट से पहले ही उसकी समाअत हो सकती है। और इसी दौरान ही हुकूमत ने चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह देने का इशारा दे दिया है। हमने इस हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान नैब को दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को दावत दी, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत तौसीह तो देने जा रही है, मगर क्या इल्ज़ामात लगाती रही है नैब पर, ये देख लीजिए। फैसले तेज इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए थे। नैब की वजह से सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ चला गया कि कोई भी पकड़ा जा सकता है। नैब सर वो सिर्फ तरक्याती अखराजात नहीं है, सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। बिल्कुल 100% ये दुरुस्त बात है कि नैब का खौफ है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ब्यूरोक्रेसी की। बहुत सारे काम जो कि जल्दी हो जाने चाहिए वो महीने लग जाते हैं, इसलिए कि हर कोई एक प्रोसीजर जो है वो उससे 1 इंच आगे पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको भी नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करेगा। लोग डर गए हैं जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं ट्रीट हुए हैं चंद सालों में, तो ये डर तो है। ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें क्वालिटी का CEO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। ML बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर काम कर रहे हैं। सरकारी अफसरान परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से परेशान है, काम सुस्त हुआ है कि खदशात हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा। नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। ड्राई डॉकिंग इन्होंने वक्त पर नहीं की। अब सितंबर के लिए फिर गैर यकीनी की सूरत हाल है कि उनका बड़ा FSRU रखना है, छोटा रखना है। सर्दियों में गैस का क्राइसिस आ रहा है, तो ये नैब ही का डर है या अपनी इनकॉम्पिटेंस? और अगर नैब का डर है तो फिर कानून बदल देता है। नैब का डर है सर, काफी ज्यादा नैब का डर है। मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूंगा। पिछली दफा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था। मुझे रहनुमा तो प्रोग्राम में नहीं आया, नैब ने भी जवाब नहीं दिया, मगर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, कानूनी राय लेंगे। हमारे साथ होंगे साबिक अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इरफान कादिर साहब, साबिक हाई कोर्ट जज नासरा इकबाल साहिबा, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और जज रशीद रिजवी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब आपसे मैं बात करना चाहूँगा। आप पहले ही आवाज़ उठा रहे थे कि ये तौसीह देना चाहते हैं चेयरमैन नैब को। अब तो वज़ीर कानून ने वाज़े तौर पर कह दिया कि फ़ाइनल नहीं है, मगर हम ज़रूर इस हवाले से वज़ीर आज़म सोच रहे हैं और कानून बदलने का भी सोच रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही बदल दिया जाए कि इनको 4 साल की तौसीह दे दी जाए और उसके बाद उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसकी तस्दीक भी करा ली जाएगी। तो अपोजिशन क्या करेगी या फिर क्या कर लेगी अगर हुकूमत ये करने जा रही है? देखिए, बदनीयती तो साफ नज़र आ गई ना कि एक कानून बड़ा वाज़े है कि मुशावरत के साथ आपने चेयरमैन नैब को मुकर्रर करना है ताकि जो गैर जानबदारी है नैब के अंदर वो नज़र आए। ये उस कानून की स्पिरिट थी। अब उसके अंदर कोई एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, री अपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मुशावरत शुरू करें और जो भी नाम सामने आते हैं उनमें एक पर कंसेंसस हो जाएगा। ना हुआ तो जो तरीका मुरवजा तरीका है उसके ज़रिए नया चेयरमैन नैब आ जाएगा। लेकिन एक 76 साल के आदमी को एक्सटेंशन देना महज इसलिए कि वो आपके कब्ज़े में है, तो पूरा निज़ाम जो ये नाम निहाद एहतसाब का है, ये पहले ही इस पर अवाम का यकीन उठ चुका है। हुकूमत भी मफलूज है इसकी वजह से, तो ये तो मुल्क की मज़ीद तबाही का बाइस बनेगा। मगर भाई साहब, आप कह रहे हैं कि
उनको सिर्फ इसलिए कि वो उनके कब्जे में है? वो तो ये कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी हमारे टाइम में सबसे बेहतर है, नैब ने हमारे वक्त में सबसे बेहतर रिकवरीज की हैं, और जाहिर है उस वक्त चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल साहब हैं। जी, ये मेरा ख्याल अगर आप वज़ीर ख़जाना से पूछ लें तो आपको बता देंगे कि नैब की क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि उनसे पूछ लें, वो आपको बताएंगे। उन अफसरों से पूछ लें जो मुल्क चलाते हैं। आपको जो नैब की हकीकी नुकसान है वो आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि जब फैसले नहीं हो पाते और मुल्क का नुकसान होता है उसको कोई गिन नहीं सकता। आपने खुद सिर्फ एक मामले पर, LNG के मामले पर आपने खुद देख लिया है, और मेरा ये अंदाज़ा है, आपका अंदाज़ा उससे थोड़ा कम है, लेकिन जो अगले 3 साल में आपने तकरीबन $8 अरब का नुकसान अपना कर लिया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि पेट्रोलियम डिवीज़न के अफसरान कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं थे। अभी एक ताज़ा तरीन मिसाल है कि जो एंग्रो टर्मिनल है जिसका केस हम पे चल रहा है, उस कंपनी ने उस टर्मिनल में 33% कैपेसिटी बढ़ाने का अपने खर्चे पर फैसला किया, लेकिन सुई सदन ने कहा कि नहीं, तुम ये $450 मिलियन का पुराना का नया शिप भेज दो और वो 17 साल पुराना शिप वापस ले आओ जिसकी कैपेसिटी जो है वो इससे 33% कम है। ये आज मुल्क की हालत है। जब आपके मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, आपको LNG मज़ीद चाहिए, तो आपके बोर्ड्स, आपके अफसरान कोई फ़ैसला सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि नैब का खौफ है। ये मैंने 2 मिसालें आपके सामने रख दी हैं। ये अरबों डॉलर का नुकसान जो है ये सिर्फ और सिर्फ नैब और इसके चेयरमैन की वजह से हुआ है। मतलब तो कारकर्दगी उनकी है क्या? ये ज़ाहिर नैब का जो मामला ये ताबिश गौहर साहब भी कह चुके हैं और हमारे शो में बात कर चुके हैं, या वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी हमारे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, मगर इस हुकूमत का बयानिया है एहतसाब का, और उस एहतसाब के बयानिए को सूट करते हैं अगर चेयरमैन नैब और हुकूमत कहती है इनकी बहुत ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि कंसल्टेशन करनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन से, वो सिर्फ इनके टर्म में एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं वज़ीर कानून, वो कह रहे हैं इस बात पर भी गौर हो रहा है कि जो कंसल्टेशन वाला मामला है इसका भी बदल दिया जाए। तो बाय ऑर्डिनेंस अगर दोनों बातें बदल दी जाती हैं नैब के कानून में कि ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से एक कंसेंसस डेवलप करना है या मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है, और ना ही 4 साल के लिए एक्सटेंडेबल नहीं होगा उनका, और इसको भी बदल देना है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अपोजिशन कर क्या लेगी शोर मचाने के अलावा? और चेयरमैन नैब को आप ही को भुगतना पड़ेगा जैसे जावेद इकबाल साहब को, और क्या चाह रहा है आपके पास? हमने उनको भुगत लिया है। आप जो केस बना सके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, एक करप्शन का केस आज तक ये चेयरमैन नैब या नैब नहीं बना सकी। हर चीज़ उन्होंने टटोली है, हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया है, और इन्हीं के सामने इस मुल्क के अंदर हज़ारों अरब रुपए के स्कैंडल हो गए और ये उनको छुपाए फिरते हैं। आप चीनी का स्कैंडल देख लें, गंदम का स्कैंडल देख लें, दवाइयों का स्कैंडल देख लें, LNG का स्कैंडल देख लें, तेल के स्कैंडल देख लें, कौन सा मामला है जो मुल्क के अंदर स्कैंडल नहीं है? लेकिन वो इस नैब को, इसके चेयरमैन को नज़र नहीं आता, तो इनको ऐसा ही आदमी चाहिए। बल्कि अगर आपने कानून बदलना ही है तो अपने ज़ाती मुलाजिम को बना दें नैब का चेयरमैन, वो तो और भी आसानी आपको हो जाएगी ये एहतसाब के अमल में। मगर मैं वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आपने बदलना है इस बात को रोक सकती है या नहीं? इवेंचुअली आप क्रिटिसाइज कर लेंगे मगर कबूल कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। पार्लियामेंट में भी अक्सरियत उनके पास है, ऑर्डिनेंस लाते हैं, बाद में पार्लियामेंट से भी उसकी मंजूरी करा लेते हैं और अलाइज उनके साथ मौजूद है, तो आप कर कुछ नहीं सकते हैं सिवाय आवाज़ उठाने के। ये है, या फिर आप कानूनी चाराजोई करेंगे? जी, कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक हुकूमत बदनीयती पर उतर आए और वो फैसला कर ले कि हमने ना मुल्क में कानून की परवाह करनी है, ना आइन की परवाह करनी है, हमने ना जो इखलाकी कदरें होती हैं उनकी परवाह करनी है, सियासत में जो मोरालिटी होती है उसकी परवाह नहीं करनी, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तो खुद फैसले दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर पाएगा कि ये जो हुकूमत ये बदनीयती पर मबनी कानून साजी करना चाहती है इसकी क्या हैसियत है। मगर और भाई पाकिस्तान अक्सर असल फैसला तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मगर भाई साहब, एक मसला तो है कि वज़ीर आज़म कंसल्टेशन करें लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, उसमें भी हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पर तो खुद केसेस हैं, अब उनसे उनका तो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके ऊपर केस है, उन्हीं से उस इदारे का सरबरा बनाने के लिए कंसल्टेशन कर लें जिस इदारे ने उनके खिलाफ केस बनाया है, तो ये कैसे मुमकिन है?
ये शख्स से कंसल्टेशन नहीं होती, ये अपोजिशन से कंसल्टेशन होती है। हमारे वज़ीर ख़जाना भी जब वज़ीर ख़जाना बने थे उन पर भी नैब के केसेस थे। तो ये नैब के केस तो बनाना बड़ा आसान काम है, एक दिन में नैब का केस बन जाता है, यहाँ कौन सी देर लगती है। तो आपने कंसल्टेशन अपोजिशन से करनी है, वो आपको नाम देंगे, आप उन नामों पर एतराज़ कर दें, भाई ये नाम ठीक नहीं है। हम जो आदमी इस वक्त है जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, आप नए नाम दें, उन पर बात हो जाएगी, कंसल्टेशन हो जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। इनको तो आपने बनाया था ना चेयरमैन नैब, उस वक्त आप थे वज़ीर आज़म, मगर बाद में अब आप कह रहे हैं ये इन वज़ीर आज़म के काबू में है। हुकूमत कहती है कि भाई हमने थोड़ी लगाया है, आपने, और उस वक्त की अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी, उन्होंने लगाया है, मगर आप कहते हैं काबू में इनके हैं। देखिए, जब हमने लगाया तो हमने कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं लगाया था। ये कंसल्टेशन हुई, दो अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन हुई जिसमें PTI भी शामिल थी, और वहाँ पर एक नाम पर हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब हमें तो नहीं पता था कि उनके हालात क्या हैं, कानून जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या उनके मामलात हैं। तो बहरहाल वक्त ने साबित किया कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। मैं तो सारे पाकिस्तान से माफ़ी मांग चुका हूँ कि जो कंसल्टेशन में जो हमारा हिस्सा था उसकी मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। तो अब अगर आज गलती हो गई है तो आप गलती को दोहराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कह रहे हैं और इंदिया दे रहे हैं कि अदालत में इस मामले पर हम जाएंगे अगर हुकूमत ये काम करती है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। खोखर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। खोखर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ने अब साफ साफ बता दिया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस में तब्दीली की जाए, कानून में तब्दीली की जाए बाय ऑर्डिनेंस, और तोसी दे दी जाए, यानी कि जो नॉन एक्सटेंडेबल है उसको निकाल दिया जाए। कंसल्टेशन के मामले पर भी वो ये हुकूमत सोच रही है कि इसको भी कानून से निकाल दिया जाए। क्या कर सकती है अपोजिशन? चेयरमैन नैब अगर जावेद इकबाल साहब बनते? देखिए जी, जहां तक कानून है, जैसे आपने खुद उसके बारे में कहा कि वो तो बहुत वाज़ेह है। कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए होगी, और कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के अंदर कंसल्टेशन जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन से लाजमी है। अब अगर हुकूमत इस कानून को बदलना चाहती है और वो भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो ऑर्डिनेंस जिस तरीके से पिछले 3 सालों में लाए गए, पार्लियामान को नज़रअंदाज किया गया, और अगर एक स्पेसिफिक बेनिफिट देने के लिए एक शख्सियत को अगर एक कानून लेकर आया जाएगा, तो इस तरह की, आपको याद होगा कि पैनामा पेपर्स के दौरान भी एक कानून पास हुआ था, और उस वक्त तो बड़े शद्दोमत से ये कहा गया कि जी कि पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है वो नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो PTI के दोस्त हैं ये उसमें पेश थे। तो अब भी अगर पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इस तरह का हुकूमत लाने का सोच रही है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो फिर जाहिर बात है उसको हम अदालतों में चैलेंज भी करेंगे। कानून अगर जो कहता है उसी के ऊपर अमल होना चाहिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, और कोई भी नया आदमी अपॉइंट होना चाहिए। और यानी कि अब पीपल्स पार्टी भी अदालत ही का रास्ता अपनाएगी, जैसा शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हम अदालत में चैलेंज करेंगे, आप भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अदालत में ही चैलेंज करेगी इस मामले को अगर तौसीन को दी जाती है? देखिए, अगर अपनी पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून लेकर आते हैं तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचती नहीं है सिवाय इसके कि हम इस तरह के इक़दामात को अदालतों में चैलेंज करें और अदालतों की तरफ देखें। हम साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से एहतसाब का निज़ाम का मजाक उड़ाया गया, मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं, हाई कोर्ट की मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ लोगों की को ज़मानत देते वक्त दी गई, जो ऑनरेबल जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जिससे इसमें कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि एहतसाब को, नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसकी मौजूदगी में, और अगर इस तरह का काम होगा, अदलिया की खामोशी के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। इवन बुकला कम्युनिटी से, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, वहाँ पर बहुत इस चीज़ के ऊपर एक परसेप्शन है कि अदालतें वो किरदार अदा नहीं कर रही जो उन्हें अदा करना चाहिए। तो इस मामले को हम अदालतों में ज़रूर लेकर जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। बाकी सारे दरवाजे तो इंसाफ के बंद होते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे आज PMDA के हवाले से भी बात करूंगा, मगर हमारे साथ लॉयर्स का और सीनियर कानूनदानों का एक पैनल मौजूद है। फान कादिर साहब, आप साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, साबिक जज। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, जो कि साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, हुकूमत ने इंदिया दे दिया है, वज़ीर कानून कहते हैं कि लॉ ये बदला जा सकता है, नॉन एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 22 दिन बाकी हैं ख़त्म होने में, और ज़ाहिर कंसल्टेशन का प्रोसेस अभी तक लीडर ऑफ
ऑफ द अपोजिशन से नहीं शुरू हुआ तो हुकूमत इंडिया भी दे रही है वाज़ेह तौर पर, अगर एक ऑर्डिनेंस आ जाए और ऑर्डिनेंस ही के जरिए तब्दील हो जाए मामला? वो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें अपोजिशन को ज्यादा एडवांटेज हासिल होगा। वो पूरे 3 साल यही शोर करते रहे कि ये बायस हैं, वन साइडेड एहतसाब हो रहा है, और मौजूदा हुकूमत का उन्हें कंटिन्यू करना से साफ जाहिर हो जाएगा कि एहतसाब का अमल जो है वो जो है रिवेंज है, कोई अपोजिशन को दौड़ाना भगाना है, कोई एहतसाब असल में नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि कोई नया देखे, उनके पास मौजूद है नया नाम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का, वो उसको ट्राई करे। इरफान काजी साहब, आप क्या कहिएगा, कानून में तब्दीली इन दोनों चीज़ों में की जा सकती है कि जी एक्सटेंडेबल भी हो जाएगा और साथ में कंसल्टेशन भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से नहीं करनी पड़ेगी, बाय ऑर्डिनेंस ये काम हो जाएगा? देखें, जो कंसल्टेशन है फॉर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब, खा आप पहले वाले चेयरमैन नैब को आप अगर उनको एक फ्रेश टर्म देते हैं, उनकी रीअपॉइंटमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी कंसेंसस ज़रूरी है। ये कहना कि कंसेंसस को ख़त्म किया जा सकता है, वो हरगिज़ नहीं किया जा सकता। और अगर एक फ़र्द वाहिद के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि इस कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग, जो कि लफ्ज़ कंसल्टेशन के साथ जिसका मतलब है मीनिंगफुल कंसल्टेशन, अगर उसको ख़त्म किया जा रहा है सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए, तो फिर इस तरह की जो लेजिस्लेशन है वो डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन होगी और इट विल बी हिट बाय आर्टिकल 25। और अगर आप इसलिए उनको अपॉइंट करना चाहते हैं कि उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं और वो क्वालिटीज़ की आप वजाहत नहीं करते, तो फिर इस तरह के कानून की ना कोई रीजनेबल बेसिस होगी, ना कोई लॉजिकल बेसिस होगी, ना कोई रैशनल बेसिस होगी। तो कानून साजी में भी आप वो जो प्रोविजंस हैं आइन के, ड्यू प्रोसेस के आर्टिकल 4 और फिर आर्टिकल 25, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन का आंसर भी नज़र ना आए, अगर आप वो इस तरह की लॉ मेकिंग करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन का आंसर भी नज़र आता है, अगर ड्यू प्रोसेस का आंसर भी नज़र नहीं आता, और अगर लॉजिकल रीजनेबल रैशनल बेसिस भी नज़र नहीं आती, तो इस तरह का कानून आप ला ही नहीं सकते। अगर लाएंगे तो कोर्ट्स डेफिनेटली उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। इरफान काजी साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर 4 महीने में फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाए तो उसमें जो अपॉइंटमेंट होगी वो बरकरार रहेगी, यानी अगर चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन मिल गई और बाद में 4 माह बाद ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया तो वो चेयरमैन नैब रहेंगे 4 साल के लिए। ये लॉ ये कहता है? मेरे अंदाजे में मुझे पूछ रहे हैं बात है। अव्वल तो देखें, ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन होना जो है ना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कानून साजी है ये मुकन्नना का काम है, और एग्जेक्टिव फील्ड से जो भी आप बनाएंगे ना, वो आपकी जैसे अभी इरफान कादर साहब ने कहा और उनसे पहले रशीद रिजवी साहब ने कहा कि सारे बदनीयती का इज़हार करते हैं। हमारी कौम इस नाजुक मरहले पे है कि हमें हर एक का ताबन चाहिए, कंसेंसस से इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इनके पास 4 साल की टर्म थी, अक्टूबर 2017 में ये अपॉइंट हुए थे, इनकी टर्म ख़त्म होने को। मैं समझती हूँ नया आना चाहिए चेयरमैन नैब, नया आना चाहिए ऐसा जिसकी शख्सियत मुतनाज़े ना हो। इनकी शख्सियत मुतनाज़े हो गई है, जब इस पे तनाज़ा शुरू हो गया तो इनको लाने का कोई मकसद होना चाहिए। देखिए, हर बात के पीछे रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, और जैसे आर्टिकल 4 का इन्होंने हवाला दिया है, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। और अगर इनके म्याद में आप करते हैं, ज़ायदुल म्याद करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल ही नहीं है। और मैं तो वो बात कहूँगी जो मैं सच समझती हूँ, ना मैंने किसी से कुछ लेना है ना किसी से देना है। इनकी शख्सियत मुतनाज़े है। नया चेयरमैन नैब आना जो है वो हमारी कौम का मुकद्दर होना चाहिए, और यही कानून भी कहता है। रशीद रिजवी साहब, अब ये क्या किया जाए, क्योंकि हुकूमत अगर उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और हुकूमत समझती है कि जी हम कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ से कंसल्ट करें, उनके ऊपर तो खुद केसेस हैं, तो हम इसलिए इन्हें तौसी भी देंगे क्योंकि इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, और कंसल्टेशन भी नहीं होगी क्योंकि अगर कंसल्टेशन शहबाज शरीफ साहब से करनी है तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये मामला कैसे आगे बढ़े? देखें, इससे पहले भी 2011 में भी ये इशू आया था जस्टिस दीदार हुसैन शाह के अपॉइंटमेंट पर। तो मैं समझता हूं कि कंसल्टेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इम्पोर्टेंस दी थी, और ये कहा था कि पर्पसफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन से।
अब ये लॉ है, वो लॉ को तो अवॉइड कर नहीं सकते, और आखिरी स्टेज पर आके कानून को तब्दील करना ये कलरफुल लेजिस्लेशन कहलाता है कि ये बदनीयती पर मुनहसर होगा कि वो अपना वन पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, जहां दुनिया में कभी किसी को ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया है। अगर इन्हें करना था तो ये 3 साल से बैठे हुए हैं, पहले अमेंडमेंट कर देते। अपोजिशन भी कह रही है कि नैब में और चेंजेस आने चाहिए, ये खुद मानते हैं कि चेंजेस आने चाहिए। ये चीजें अगर चेंज हो जाती तो आज इनको ये देखना नहीं ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब वो जो चेंजेस करेंगे वो मैं समझता हूँ मैलिफाइड इन लॉ के जिम्मे में आएगा और वो चैलेंज होगा और स्ट्रक डाउन होगा कानून। मगर रशीद रिजवी साहब, पिछले दिनों जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनको भी इन्होंने बाय ऑर्डिनेंस तौसीह दी है, हालांकि उनका भी टर्म नॉन एक्सटेंडेबल था। तो बाय ऑर्डिनेंस एक काम कर चुकी है हुकूमत, ये दूसरा होगा अगर चेयरमैन नैब के लिए करते हैं। ये चैलेंज नहीं हुआ होगा लॉ, वरना तो वो भी चैलेंजेबल था, क्वेश्चन था। उससे 2 wrongs डू नॉट मेक 1 right। अगर वो गलत उनका काम है तो वो उसकी बेसिस पे चेयरमैन को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई चीज इलीगल है, जो प्रोसेस इलीगल है, चाहे कोर्ट ने डिक्लेयर ना भी किया हो, अब डिक्लेयर कर देगी तो वो उनके लिए कोई नजीर नहीं बनती है। और इरफान काजी साहब, क्या यह है मुमकिन, जिसका इशारा भी दिया गया वजीर कानून साहब की तरफ से, कि अगर 4 महीने का ऑर्डिनेंस आएगा तो जो आप बात कर रहे थे और मैं आपके सामने सवाल रख रहा था कि उसमें अगर इनकी तौसीह हो जाती है तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो भी जाए तो इनकी तौसीह नहीं खत्म होगी, ये फिर भी 4 साल के लिए रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस रिपील होता है। रिपील का जो इम्पैक्ट है वो आर्टिकल 264 में दिया गया है, और रिपील जो है वो प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ लॉ को तो ख़त्म नहीं करता, लेकिन इस पर ये जजमेंट ज़रूर हैं कि जहाँ पे कहा गया है कि ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट के मुकाबले में एक टेम्पररी लेजिस्लेशन है, और उस टेम्पररी लेजिस्लेशन से जब आप अमेंडमेंट करते हैं तो वो तरमीम, कुछ फैसलों में तो कहा गया है कि तरमीम जो है वो रह जाएगी, उसने जो इम्प्लांट लगाया है ओरिजिनल इनेक्टमेंट में वो इम्प्लांट रहेगा, लेकिन ज़ियाउल्लाह केस में कह दिया गया है कि वो इम्प्लांट नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस मामले में बहुत मुतसादम है, और इससे भी जस्टिस जावेद इकबाल कंट्रोवर्सी का शिकार होंगे। और एक ज़रूरी चीज़ मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि कतई नज़र इससे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस हैं कि नहीं हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट समझती है कि वाकई जस्टिस जावेद इकबाल ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से परफॉर्म किया और बड़े बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कौम को कॉन्फिडेंस में ले और कौम के सामने वो परफॉर्मेंस रखें, और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहें कि जी ये उनकी परफॉर्मेंस है, ये इतनी ज़बरदस्त है कि इससे बेहतर कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो रीज़न्स के साथ उसकी नफ़ी करें, और जो भी बेहतर रीज़न देगा, क्योंकि ये रीज़न्स एवेंचुअली जस्टिसएबल होंगे। जैसे रशीद रिजवी साहब ने दिदार हुसैन शाह साहब के केस का भी जिक्र किया, तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जुडिशल रिव्यू की स्क्रूटनी जो है वो इनको फेस करनी पड़ेगी। तो ये दोनों साइडों से ये रीज़न्स जो है इन राइटिंग आने चाहिए, ताकि कौम को भी पता चल जाए कि किसने बेहतर रीज़न दिया है, और अगर रीज़न कमज़ोर है और इस तरह से बुलडोज करके कोई अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसको तो फिर डेफिनेटली कोर्ट्स के लिए भी बड़ा टेस्ट है, क्योंकि आजकल कोर्ट्स जो हैं वो भी पब्लिक गेज में है, वो भी एक सेकंड की उनकी चीज़ रिपोर्ट होती है। जजेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह के फ़ैसले लिखने शुरू कर दें जैसे माजी में लिखा करते थे कि एक लंबी लंबी बातें लिख के और फीटिश ऑफ टेक्निकलिटी का सहारा लेके एक गलत फ़ैसला दे देते थे। आजकल तो लोग बहुत अवेयर हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे जस्टिस नासरा इकबाल साहब भी कह रही हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो जस्ट, फेयर और रीज़नेबल होनी चाहिए, और रीज़नेबल अपॉइंटमेंट उसका रीज़नेबलनेस नज़र आनी चाहिए। ये नहीं है, ये आपकी स्वीट विल नहीं है, ये जो स्टेट की जो ये जो आपको स्टेट की जो अथॉरिटी दी गई है, इट्स अ सेक्रेट ट्रस्ट, ये आपकी स्वीट विल नहीं है। तो लिहाजा ये जो ट्रांसपेरेंसी, रीजनेबलनेस, ड्यू प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स में नज़र आना चाहिए। नासिर भाई, आप बताइएगा, अब ऐसी सूरत हाल में अगर क्या ये लॉ की नज़र में जब ये अगर चैलेंज होता है तो स्टैंड कर सकता है कि जी उनकी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस है, 3 साल में एहतसाब का अमल इतना ज़बरदस्त हुआ है कि इसलिए कानून में तब्दीली बहुत ज़्यादा लाजमी थी?
देखिए, अभी पहले 2 मुकर्ररान जो बहुत आला कानूनदान हैं, उन्होंने कहा दिया है कि आजकल जो है अदालतें वो भी निगाह में है तमाम कौम की, तो कोई ऐसी स्क्रूटनी जो करें जिस पे रीजनेबल बेसिस ना हो तो वो उसको बुरी नज़र से देखा जाएगा। और मेल ऑफ आईडी का लफ्ज़ जो है ये सारा कुछ बदनीयती पे मबनी है। देखिए, अगर वो एक पार्टी के खिलाफ ही सारे मुकदमे कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो खुद ही एक बात ऐसी है जो यकतरफा और डिस्क्रिमिनेटरी है। मैं नहीं समझती कि इट कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ पॉसिबल रीजनेबल स्क्रूटनी, और ये स्ट्राइक डाउन हो जाने का इम्कान बहुत नुमाया नजर आता है मुझे। और वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत पैदा होनी नहीं चाहिए। 3 साल इनके पास थे ये कानून को तब्दील करते, नया कानून बनाते, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक शख्सियत की खातिर आखिरी लम्हे पे इस अंदाज में करना, ये 25 की भी वायलेशन है आर्टिकल की, और आर्टिकल 4 की भी वायलेशन है। तो अदालतें इस सूरत हाल में इसको मैं समझती हूँ कि रिव्यू करने में, स्ट्राइक डाउन करने का इम्कान ज़्यादा पैदा हो। तीनों का बहुत शुक्रिया। कानूनी राय आपने नाज़रीन सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का तनाज़ा हल होकर नहीं दे रहा है। सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन जमातें PMDA के मुजवज़ा कानून की सख्त मुखालफत कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, खुद हुकूमती रहनुमा भी PMDA पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लगे हैं। आज इसी हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात की दिल्ली कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास हुए। पहले बात करते हैं सेनेटर फैसल जावेद की सरबराही में होने वाले सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी खुद इस इजलास में शरीक हुए और कमेटी को बताया कि PMDA पर अभी तक तजावीज़ हैं। अगर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील करेंगे। हमारे आइडियाज़ पर इत्तफाक ना हुआ तो इसे कभी नहीं लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपना मौक़िफ़ देने के बाद इजलास से चले गए और इस दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि PMDA पर सहाफ़ती इदारों और तंजीमों समेत अपोजिशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इस तरह इजलास से चले जाना मुनासिब नहीं है। फवाद चौधरी को हमारी बात भी सुननी चाहिए थी। गुज़िश्ता 3 सालों से मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती रवैये से लग रहा है कि कानून बन चुका है लेकिन छुपाया जा रहा है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि मीडिया के साथ इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने कहा कि सदर के खिताब के दौरान प्रेस गैलरी बंद करना की शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर इत्तलात की ये राय कि वो लाइल्म थे, ये ठीक नहीं है। PTI माने या ना माने, मुल्क को आमरीत और फाशिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। जब सहाफ़ी कहते हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ ख़त्म होनी चाहिए तो क्या यह गलत मुतालबा है? आलमी इदारों और हमारी मुत्तफ़िका राय है कि इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक जगह है। PMDA इतना अच्छा है तो सब लोग इसे काला कानून क्यों कह रहे हैं? हुकूमती नीयत साफ होती तो तमाम फरीक़ैन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? इसके अलावा आज PMDA के मामले पर कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए इत्तलात का भी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर के सहाफ़ती तंजीमों और मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे शरीक हुए। कमेटी की सरबराह मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये तजावीज़ है, मुसविदा नहीं है, मगर इत्तलात की कमेटी का मौक़िफ़ था कि बहस के लिए मुसविदा और स्टेक होल्डर्स का नुक्ता नज़र होना चाहिए। क्या कोई मुसविदा मौजूद है या नहीं, ये वाज़ेह करें। इस पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून मौजूद नहीं है। अभी तक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। 14 नुकाती फ्रेमवर्क मीडिया तंजीमों और प्रेस क्लब के साथ भी शेयर किया गया है। स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो कानून की शक्ल दी जाएगी। PMDA के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। कमेटी की सरबराह मरियम औरंगज़ेब ने सवाल उठाया कि क्या दुनिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है जहां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया और फिल्म सब एक छतरी के नीचे हों? किसी मुल्क में एक कमीशन और एक अथॉरिटी के छतरी तले सब नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद प्रिंट मीडिया की रेगुलेशन सूबाई मामला है। क्या प्रिंट मीडिया की रेगुलेशन के लिए कौमी असम्बली में तरमीम लाई जाएगी? असम्बली में तरमीम लाने का मतलब 18वीं तरमीम में तब्दीली है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना। हुकूमत खुद क्लियर नहीं है। फेक न्यूज़ का मामला है तो इसके लिए पीका का कानून मौजूद है। हम कैसे बहस कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है? हुकूमत को जब कुछ पता ही नहीं तो क्या बहस करें? इजलास में शरीक PBA के नुमाइंदे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बड़ा मुश्किल है नियत पर शक ना करना। जब वज़ारत इत्तलात कहे कि ज़्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, बड़ा मुश्किल है नियत पर शक ना करना। जब हुकूमत कहे कि प्रिंट मीडिया मर चुका है, जब हुकूमत कहे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद हो जाएगा, हम इश्तिहारात सोशल मीडिया को देंगे। PBA के नुमाइंदे ने मजीद कहा कि सबूत मौजूद हैं कि कहा गया जो बिल को तस्लीम नहीं करता उसके इश्तिहारात बंद करें। पेमरा और पीका के अंदर क्या तजावीज़ देनी है ये बताने के लिए तैयार हैं। PBA के नुमाइंदे ने कहा कि 4000 शिकायत मैंने पीका में दी, मगर उनमें से सिर्फ गिनी चुनी शिकायत का नोटिस हुआ। गद्दारी और तौहीन मजहब के बेबुनियाद इल्ज़ामात को नज़रअंदाज कर दिया गया। रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय मौजूदा कवानीन में बेहतरी लाई जाए। ज़ैली कमेटी ने 21 सितंबर तक तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ मांगी है और साथ ही वज़ारत इत्तलात से एक हफ्ते में फेक न्यूज़ की कानूनी तारीख भी तलब की है। इजलास में शरीक
CPNE, PBA और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदों ने सवाल किया कि क्या हुकूमत के खिलाफ बात करना फेक न्यूज़ है, हमें फेक न्यूज़ की तारीफ बताई जाए। इस पर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से मजीद बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपकी जो कमेटी है उसमें आज फिर समाअत हुई। कायमा कमेटी के जो सरबराह हैं फैसल जावेद खान साहब, वो कल हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था अगर हमारी कमेटी के सवालों के जवाब नहीं दिए, मुतमईन नहीं किया, तो फिर नहीं ये पास होगा PMDA। आज वज़ीर इत्तलात भी आए थे आपकी कमेटी के सामने। कुछ इत्मीनान हुआ है आप लोगों को या नहीं हुआ? देखिए, इत्मीनान तो हमें कतई नहीं हुआ, और सिर्फ वहाँ पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग मौजूद नहीं थे, मीडिया की तमाम जो तंजीमें थी वो भी मौजूद थी, और फवाद चौधरी साहब वहाँ पर ज़रूर आए और उन्होंने 10-15 मिनट अपना खिताब किया और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। किसी और की बात उन्होंने सुनी नहीं, लेकिन उनका जो बुनियादी आइडिया था वो ये था कि जी ये अभी फिलहाल सिर्फ एक आइडिया है, ये कानून हम इसको आपसे कंसल्टेशन कर रहे हैं, कंसल्टेशन के बाद कानून बनाएंगे। लेकिन अगर वो वहाँ पर मौजूद रहते तो उनसे ये सवाल जरूर, जो फिर बाद में वहाँ पर मैंने उठाया और दीगर लोगों ने भी उठाया, कि जो हमें ब्रीफ दिया गया है उस ब्रीफ के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें हुकूमत ने तैयार कर रखी हैं, कानून तैयार हो चुका है, और अभी सिर्फ जो हुकूमत है वो इट्स टेस्टिंग द वाटर्स, कि अब उसमें अगर इस हद तक चीजें सामने आ जाएं कि 25 करोड़ रुपया जुर्माना होगा, उसमें ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, अपील का हक जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में होगा, किसी भी चैनल को या किसी भी न्यूज आउटलेट को महज नोटिस की बुनियाद के ऊपर बंद किया जा सकता है। तो ये तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है। बहर तौर अभी तक कानून सामने नहीं आया। जैसे ही कानून अगर हुकूमत ने सामने लेकर आई, जो उसके ऊपर अपोजिशन है, जो तमाम मीडिया तंजीमों का उसके ऊपर जो रिजर्वेशंस हैं, और हम सब मिलकर उसकी भरपूर मज़ामत करेंगे। और आपकी जो कमेटी है उसमें इस वक्त इस बात पर कंसेंसस है कि ये काबिल कबूल नहीं है और इसको नहीं पास होने दिया जाएगा? आज के दिन जो हमारी कमेटी की प्रोसीडिंग्स थी उसमें तो तमाम जो हमारे सेनेटर्स थे, जो कमेटी के मेंबरान थे, वो उसके ऊपर बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, और सबका ये ख्याल था कि ये जो कानून है ये काला कानून है, ये मीडिया को गैग करने के लिए है, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए है। तो इसके ऊपर एक कंसेंसस तो मौजूद है, और मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा जो कमेटी के चेयरमैन है फैसल जावेद साहब, गो कि उनका ताल्लुक PTI से है, लेकिन उनके अल्फाज काफ़ी रीअश्योरिंग है। बड़ी इम्पार्शियलिटी से उन्होंने कमेटी की मीटिंग को चलाया, भरपूर मौका दिया मीडिया की तंजीमों को कि वो वहाँ पर अपना मौक़िफ़ सामने रख सकें, और अपोजिशन को भी कि अपनी रिजर्वेशन को सामने लेकर आ सकें। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक बार हम पर बात करेंगे। तफसीलात सामने आ रही हैं कि कैसे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत खत्म होने से चंद दिन पहले तक ये खतरा मौजूद था कि अमरीकी सदर ट्रंप चीन के साथ जंग शुरू कर सकते हैं, और चीन की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल का खतरा था। मगर अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन यानी अमरीका के सबसे आला फौजी अफसर जनरल मार्क ए मिले ने अहम मरहले पर चीन को बावर कराया कि अमरीका इस वक्त हमला नहीं कर रहा, और जब हमला करेगा तो चीन को आगाह कर देगा। यह गैर मामूली इंकिशाफात है जो वाटरगेट स्कैंडल पर काम करने वाले सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड और वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर रॉबर्ट कॉस्टा की आने वाली किताब में किए गए हैं। यानी इस किताब के एक मुसन्निफ वो हैं जिनकी तहकीकात ने साबिक अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया, और ये किताब आइंदा हफ्ते शाया की जाएगी। खबर के मुताबिक किताब में इंकिशाफ किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया के आखिरी महीनों में अमरीका के आला फौजी अफसर को खौफ लाहक था कि अमरीकी सदर ट्रंप के इकदाम चीन के साथ जंग को हवा दे सकते हैं, और इस कदर खौफ लाहक था कि उन्होंने फौरी तौर पर जंगी इम्कानात को खत्म करने के लिए इकदाम किए। खबर के मुताबिक किताब में इंकिशाफ किया गया है कि अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने चीन के अपने हममनसब को 2 खुफिया फ़ोन किए। पहली कॉल 30 अक्टूबर 2020 को की गई यानी अमरीकी इंतखाबात से 4 दिन पहले, और दूसरी कॉल 8 जनवरी 2021 को की गई यानी सदर ट्रंप की इलेक्शन में शिकस्त, और फिर अमरीकी इमारत कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के 2 दिन बाद। खबर के मुताबिक पहली कॉल में अमरीकी जनरल ने अपने चीनी हममनसब जनरल ली को बताया कि अमरीका चीन पर हमला नहीं करेगा, और ये कॉल अमरीकी जनरल ने इस इंटेलिजेंस तज्जिए की बुनियाद पर की थी कि चीन को लगता है कि अमरीका हमले की तैयारी कर रहा है, और इस सोच की बुनियाद साउथ चाइना सी में अमरीकी फौजी मशकों और ट्रंप के चीन के खिलाफ बयानात से पैदा होने वाली कशीदगी थी। खबर के मुताबिक अमरीकी जनरल ने चीन के जनरल ली को पहली कॉल में बताया कि जनरल ली, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अमरीकी हुकूमत मुस्तहकम है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आप पर हमला या आपके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी जनरल अपनी यकीन दहानियों में इस कदर आगे बढ़े कि उन्होंने चीनी जनरल को कहा कि जनरल ली, मैं और आप एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं,
अगर हम हमला करेंगे तो मैं आपको वक्त से पहले बता दूंगा, ये कोई सरप्राइज नहीं होगा। और फिर चीनी जनरल ने अमेरिकी जनरल की बात पर यकीन कर लिया। और फिर दूसरी कॉल जो अमेरिकी जनरल ने 8 जनवरी को की थी, वो 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर होने वाले हमले पर चीन के खदशात की वजह से थी। मगर उस फोन पर चीनी जनरल मुतमईन नहीं हुए। खबर के मुताबिक दूसरी कॉल में अमेरिकी जनरल ने अपने चीनी हम मनसब को बताया कि हम 100% मुस्तहकम हैं, सब कुछ ठीक है, मगर जमहूरियत में कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। खबर के मुताबिक किताब में इंकिशाफ किया गया है कि अमेरिकी जनरल ने चीनी जनरल से होने वाली बातचीत अमेरिकी सदर ट्रंप तक नहीं पहुंचाई और अमेरिकी जनरल को लगता था कि इलेक्शन के बाद सदर ट्रंप जहनी पस्ती में मुब्तला हैं और उन्होंने 8 जनवरी 2021 को अपनी इस राय से स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भी आगाह किया और उनकी इस तशखीस से इत्तफाक किया कि ट्रंप जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम हैं। खबर के मुताबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 8 जनवरी को अमेरिकी जनरल से कहा कि हमारे पास क्या एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं जिससे हम एक गैर मुस्तहकम सदर को फौजी कार्रवाइयों और न्यूक्लियर हमले के अहकामात से रोक सकते हैं। अमेरिकी जनरल ने स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जबकि नैन्सी पेलोसी ने अमेरिकी जनरल से कहा कि ये पागल है, तुम्हें पता है कि ये पागल है। अमेरिकी जनरल ने जवाब दिया कि मैं आपकी सब बातों से इत्तफाक करता हूँ। किताब में इंकिशाफ किया गया है कि अमेरिकी जनरल को ये लगता था कि अगर चीन को यह महसूस हुआ कि उसे गैर मुतवक्को और इंतकामी अमेरिकी सदर से खतरा है तो वो सख्त रद्द अमल दे सकता है, इसलिए उन्होंने इकदाम करना शुरू किए और 8 जनवरी को ही उन्होंने अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड को फौजी मशक़ें मुलतवी करने का हुक्म जारी किया, जिसकी पैरवी की गई। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी जनरल इस कदर हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे थे कि उन्होंने अमेरिकी फौज के सीनियर अफसरान को तलब किया ताकि न्यूक्लियर हमले के लिए जो तरीक़ाकार है उसका जायजा लें। और इस दौरान उन्होंने अफसरान से कहा कि अमेरिकी सदर अकेले ही न्यूक्लियर हमले का हुक्म दे सकता है, लेकिन उसके लिए उनका अपना भी इस मामले में मौजूद होना जरूरी है। खबर के मुताबिक अमेरिकी जनरल ने अपने अफसरान की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि बताओ कि उन्हें ये बात समझ आई है, यानी एक तरह से हल्फ लिया गया कि जो भी फैसला होगा वो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। ये वो इंकिशाफात थे जिसकी वजह से अमेरिकी सियासत में हलचल मच गई है और खुद ट्रंप ने भी इस मामले पर रद्द अमल देते हुए अमेरिकी जनरल के इकदाम को गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया और कहा है कि उन्होंने कभी भी चीन पर हमला करने का नहीं सोचा, जबकि रिपब्लिकन सेनेटर ने भी जो बाइडेन को खत लिखकर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। ये सारे के सारे मामलात हैं, इस किताब में अब आना है। इसमें अफगानिस्तान की जंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे इंकिशाफात किए गए हैं, ट्रंप कितना बड़ा खतरा बन सकते थे, उनकी अपनी फौज को क्या लग रहा था, ये सारी बातें इस किताब में बयान की गई हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।